हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम समिति एवं समाज में अंतर, समिति एवं समुदाय में अंतर, समाज एवं समुदाय में अंतर, समिति और संस्था में अंतर, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समिति और समाज में अंतर। पहला अंतर है समिति व्यक्तियों का एक समूह है और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समिति का निर्माण बिना व्यक्तियों के समूह के नहीं हो सकता। एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता है, तो एक व्यक्ति समिति का निर्माण नहीं कर सकता है, तो कई व्यक्ति लगेंगे समिति के निर्माण के लिए। और समाज ये सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज अमूर्त होता है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति मूर्त होती है। मूर्त का मतलब जिसे हम छू सकें, देख सकें, वो मूर्त है। तो व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति मूर्त है और समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। तो सामाजिक संबंधों को हम सिर्फ महसूस करते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, इसलिए समाज अमूर्त होता है। समिति का निर्माण समाज के अस्तित्व में आने के बहुत बाद की घटना है, जबकि समाज का अस्तित्व किसी न किसी रूप में सदैव रहा है। उस समय भी जब मानव असभ्य और बर्बरता के युग में था, जब मनुष्य आदिम समाज वाली अवस्था थी या बर्बरता की स्थिति थी, तो उस समय भी समाज विद्यमान था। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता के कारण किसी समिति का सदस्य बनता है, जबकि व्यक्ति का जीवन अनिवार्यतः समाज में ही बीतता है। इसी कारण उसे सामाजिक प्राणी माना गया है। समाज से पृथक व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि समिति, इसकी सदस्यता ऐच्छिक है, लेकिन समाज में व्यक्ति की सदस्यता ये अनिवार्य है। बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा है, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। हम चाहें तो उस समिति के सदस्य बने और न चाहें तो न बने। समिति एक अस्थायी संगठन है। तो समिति का निर्माण किसी लक्ष्य या उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो जब वो लक्ष्य या उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समिति को स्थगित कर दिया जाता है। तो समिति अस्थायी होती है। समाज ये अस्थायी होता है। समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों को लेकर जानबूझकर की जाती है, जबकि समाज का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। समिति सहयोग की भावना पर आधारित है। समाज में सहयोग के अलावा संघर्ष भी पाया जाता है। समिति में सहयोग, अगर समिति में जो व्यक्ति जुड़े हैं, समिति के निर्माण में जो व्यक्ति जुड़े हैं, अगर उनके अंदर सहयोग नहीं होगा तो वो समिति ठीक प्रकार से चल नहीं पाएगी। तो समिति में सहयोग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समाज में सहयोग के साथ संघर्ष भी पाया जाता है। व्यक्ति एक साथ कई समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार एक से अधिक समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन व्यक्ति एक समय में एक समाज से ही संबंधित हो सकता है। समिति और संस्था में अंतर। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। समिति ये व्यक्तियों का एक संगठित समूह है और संस्था उस समिति को चलाने के लिए जो नियम, कानून, विधि विधान होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, उसकी एक संगठित व्यवस्था है जिसे हम संस्था कहते हैं।
व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, इसलिए समूह समिति मूर्त है। समिति व्यक्तियों का समूह है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए समिति मूर्त होती है। संस्था अमूर्त होती है क्योंकि यह नियम, कार्यप्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता है। समिति अस्थायी होती है। उद्देश्य पूर्ति के बाद समिति को समाप्त कर दिया जाता है, ये अस्थायी होती है। संस्था अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, ये सालों साल चलती रहती है। समिति का अपना एक नाम भी होता है। संस्था का कोई नाम नहीं होता, संस्था का एक प्रतीक होता है। जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस, किसी शिक्षण संस्थान का प्रतीक जलती हुई मशाल है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, संस्था सामूहिक। समिति में जिस लक्ष्य के लिए समिति का निर्माण किया जाता है, समिति सिर्फ उसी पर ध्यान देती है और संस्था ये सामूहिक कल्याण पर ध्यान देती है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम होते हैं, जैसे जनरीत, प्रथा, परंपरा और रूढ़ि। समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत शिथिल और कमजोर होती है। संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है, जबकि संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है। हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति में साधन के रूप में कार्य करती हैं। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है, संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते हैं। ये परिभाषा दी थी मैकाइवर ने। आगे है समुदाय और समिति में अंतर। तो समुदाय के लिए निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन समिति के लिए किसी निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं होती है। समुदाय का स्वतः विकास होता है। समुदाय का विकास स्वतः ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे जब कहीं लोग आकर बसने लगते हैं, उनके बीच धीरे धीरे वार्तालाप होता है। उनके विचार वो अपने विचार को एक दूसरे से शेयर करते हैं, उनके अंदर हम की भावना बढ़ती है। इस तरह धीरे धीरे एक समुदाय का निर्माण होता है, लेकिन समिति का विचार पूर्वक निर्माण किया जाता है। समुदाय में सदस्यों के हित या उद्देश्य आ जाते हैं। इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, जबकि समुदाय में व्यक्तियों के सभी हित आ जाते हैं। सभी हित या उद्देश्य आते हैं, इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। समिति का व्यक्ति के जीवन के सभी उद्देश्य या हित नहीं होते हैं, इसमें किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को लेकर समिति का निर्माण होता है। व्यक्ति समुदाय का अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। इसके विपरीत व्यक्ति समिति का सदस्य बनना चाहे या ना बनना चाहे, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। एक बार में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होता है, जबकि एक ही व्यक्ति एक बार में कई समितियों का सदस्य हो सकता है। समुदाय अस्थायी होते हैं, समिति अस्थायी होती है। समुदाय में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, समिति में सदस्यों की संख्या समुदाय की तुलना में कम होती है। समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, समिति का अपना एक निश्चित ढांचा होता है और सदस्यों की निश्चित परिस्थिति और भूमिकाएं होती हैं। समुदाय के सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है, जबकि समिति के नियम सामान्य नहीं होकर विशिष्ट होते हैं। समुदाय के सामान्य नियम की एक व्यवस्था होती है,
लेकिन समिति का नियम सामान्य न होकर विशिष्ट होते हैं। समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र है। इस दृष्टि से यह अपने आप में साधन नहीं होकर साध्य है। तो समुदाय में जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु पर्यंत तक हम उस समुदाय के सदस्य रहते हैं, इसलिए समुदाय साध्य है। समिति ये विशिष्ट उद्देश्यों के लेकर बनाई जाती है, इसलिए समिति साधन है। समिति साधन है और समुदाय ये साध्य है। समुदाय और संस्था में अंतर। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना का होना आवश्यक होता है। संस्था के लिए न निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, न सामुदायिक भावना की ही आवश्यकता होती है। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर नियम, विधि और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। समुदाय में सदस्यता का पता चलता है। समुदाय से सदस्यता का पता चलता है। संस्था से नियम और कार्य प्रणाली का पता चलता है। समुदाय से संगठन का पता चलता है। संस्था से संगठन का नहीं बल्कि कार्य प्रणाली का पता चलता है। समुदाय ये साध्य होता है क्योंकि इसमें हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। ये हमारे लिए साध्य है। संस्था ये साधन का काम करती है। एक समुदाय में अनेक संस्थाएं होती हैं, जबकि संस्था स्वयं समुदाय न होकर सामुदायिक जीवन का एक अंग है, आवश्यकता या उद्देश्य पूर्ति का माध्यम है। एक समुदाय में अनेक संस्थाएं होती हैं, लेकिन संस्था स्वयं समुदाय नहीं होकर सामुदायिक जीवन का एक अंग है। एक समुदाय में अनेक संस्थाएं होती हैं, लेकिन संस्था ये सामुदायिक जीवन का एक अंग है, आवश्यकता या पूर्ति का एक माध्यम है। संस्था। समुदाय और समाज में अंतर। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, बल्कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त है। सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हो सकते हैं। एक समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें सदस्य संबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये दूर रहकर भी ये संबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका एक निश्चित भूभाग में रहना आवश्यक नहीं होता है। तो सामाजिक संबंधों के द्वारा लोग टेलीफोन, तार, इन सब के माध्यम से भी जुड़े होते हैं। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर देता है। समुदाय ये हम की भावना पर आधार है। इसमें सहयोग के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का एक घनिष्ठ रिश्ता बनता है, लेकिन समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। एक समुदाय के अच्छे संचालन के लिए, एक समुदाय का अच्छी तरह से संचालन हो, इसके लिए समुदाय में सहयोग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन समाज में सहयोग और असहयोग दोनों ही पाए जाते हैं। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे समुदाय में गांव, कस्बा ये सभी आते हैं। गांव, कस्बा, शहर ये सब आते हैं। तो हम जिस गांव में होते हैं तो हमारे गांव का कोई एक विशेष नाम होता है। तो समुदाय का एक नाम भी होता है। हम उसी के द्वारा उस समुदाय को जानते हैं। समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। समुदाय समाज का एक भाग है।
एक समुदाय जो है ये समाज के अंदर एक छोटा सा भाग होता है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं, जबकि समाज व्यापक है। समाज का आकार बहुत व्यापक है। एक समाज में एक से अधिक कई समुदाय हो सकते हैं। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय होती है, क्योंकि समुदाय ये एक क्षेत्र विशेष में बसा होता है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं, जबकि समाज की प्रकृति ये समग्रता या संपूर्णता की होती है। समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जो विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। समाज को विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि समाज की प्रकृति एक समग्र और संपूर्णता को दर्शाती है, और उसी समग्रता में कई समुदाय शामिल हो सकते हैं। तो ये क्लास आज की यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास समझ आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।